तो देखो जो चैप्टर 9 है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अपन को करना है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। ये हमें यहाँ पर पता करना है कि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा। तो देखो, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके लिए न्यूटन ने जो सूत्र दिया था कि दो वस्तुएं हैं, अगर जैसे यहाँ पर देखें, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, अगर इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसका जो सेंटर है ये है और इसका सेंटर ये है। इस वस्तु का द्रव्यमान यदि m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो ये बल लगेगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो, जो कैपिटल G है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान हमेशा एक सा रहेगा। m1 एक वस्तु का द्रव्यमान है, m2 ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और जो r स्क्वायर है वो इन दोनों वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, ये r है। तो अब इस सूत्र के अनुसार हम दो स्थितियां लेंगे। जैसे पहले इस कंडीशन के अनुसार जब इन वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इतना है, वो कितना होगा F, इसको हम F1 ले लेते हैं। ये क्या है, F1 है, तो ये हो गया F1। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यदि इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब जैसे अभी इनके बीच की जो दूरी है वो r है, अब यदि इनके बीच की दूरी को आधा करना है तो r की जगह क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। तो ये F बराबर होगा, अब जो फोर्स लगेगा यहाँ F2 बराबर ये हो जाएगा कैपिटल G। m1 m2 के मान नहीं बदलेंगे क्योंकि वो तो वही है, m1 वही रहेगा, m2 वही रहेगा, लेकिन r बदल जाएगा। r अब कितना है, आधा है, तो जहाँ हमने r स्क्वायर किया था
अब वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, r/2 का होल स्क्वायर, ये इतना करना पड़ेगा। तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। पहले फोर्स कितना था, इतना था। अब जो फोर्स उन वस्तुओं के बीच लग रहा है, जब उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया तो ये कितना है, ये इतना है। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा F1/F2, और ये F1 कितना था, कैपिटल G M1 M2 अपॉन r², और जो F2 था ये F2 है, ये r² है और ये F2 है। तो F2 था कैपिटल G M1 M2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, जो समीकरण 1 और 2 में हमने लिया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन r², और यहाँ भाग के स्थान पर गुणा करेंगे तो ये जो नीचे की राशि ये पलट जाएगी, r/2 पर पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल G M1 M2। तो ये G और G कैंसिल हो जाएगा, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा r² ऊपर, और यहाँ से ये r² है, और यहाँ 2 पे 2 की घात है, मतलब ये कितना आएगा, 4। तो r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो स्थिति बनी वो ये है कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/4। तो 1 मिनट, ये 4 है। तो जो 4 है वो यहाँ इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 4F1, और F यहाँ जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा F2। मतलब जो F2 है, जब दूरी को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया है, तो उनके बीच जो बल है वो कितने गुना हो जाएगा, F1 जो पहले था उसका 4 गुना हो जाएगा। F1 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ जो पहली कंडीशन थी कि पहले इतना फोर्स था, अब जब उनके बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा अब वो कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। अब ये फोर्स ये है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ इसका। अब इसी प्रकार से यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नीचे क्यों नहीं गिरती। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि
ये क्वेश्चन 2 है। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इसका मतलब ये है कि यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो उनके बीच जो बल लगेगा वो ज़्यादा होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कम होगा। तो दो वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु भारी है एक वस्तु छोटी है, जैसे यहाँ पर इन वस्तुओं को लिया जाए, ये एक वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है। ये वस्तु भारी है और ये वस्तु, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है इसका द्रव्यमान कम है, लेकिन अगर इनको किसी ऊंचाई से गिराया जाए तो ये समान ऊंचाई पर अगर हैं तो ये उतने ही, एक ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इनकी समान, अगर इनको समान ऊंचाई से ऊपर से गिराया जाए, द्रव्यमान अलग अलग है तो ये समान समय में नीचे आएंगे, जबकि इनके द्रव्यमान अलग है, जो भारी वस्तु है और जो हल्की वस्तु है। तो इन वस्तुओं को अलग अलग समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों ही वस्तुएं कैसी होंगी, समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगी। तो इसका कारण है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, और ये होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी तो एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान हर जगह एक सा होता है। कैपिटल एम यहाँ क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये जो कैपिटल एम है ये इन वस्तुओं का द्रव्यमान नहीं है। कैपिटल एम जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये अगर पृथ्वी की सतह है, पूरी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी का द्रव्यमान है एम। तो इस सूत्र में देखें अगर, तो यहाँ पर स्मॉल एम नहीं है। स्मॉल एम मतलब इन वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो इस सूत्र में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कोई वस्तु यदि अधिक द्रव्यमान वाली है और कम द्रव्यमान वाली है, उन पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो समान होगा। तो वो अगर एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाएं तो वो समान समय में नीचे गिरेंगी, चाहे वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो अथवा वस्तु का द्रव्यमान कम हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु का द्रव्यमान कम है अथवा ज़्यादा है। तो इसका उत्तर ये होगा कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल तो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए दोनों ही वस्तुएं समान समय पर नीचे गिरेंगी। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। तो
क्वेश्चन है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा? गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु, मान लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी है और इसकी सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। तो अब यहाँ जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको हम लेंगे क्या? ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ये हो जाएगा कैपिटल M जी, और जो वस्तु का द्रव्यमान है ये होगा स्मॉल m। इनके बीच जो बल का परिमाण कितना होगा, यानी बल कितना लगेगा, ये हमें पता करना है। तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो ये होगा, यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और ये होता है 6×10⁻²4 किलोग्राम। ये याद रखना पड़ेगा या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ये फिक्स है इतना होता है, या फिर इसको याद रखो कि ये 6×10⁻24 किलोग्राम है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है। हाँ, वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो फिक्स है, मतलब क्योंकि उसको तो बदला नहीं जा सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान, तो जो वस्तु का द्रव्यमान इसको हम स्मॉल m से लेंगे और ये क्वेश्चन में दिया गया है 1 किलोग्राम। तो जो वस्तु का द्रव्यमान है ये है 1 किलोग्राम। फिर जो कैपिटल G का मान होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये मान भी फिक्स है, ये सब जगह एक सा होता है, हमेशा एक सा रहेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो इतनी होगी -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मान हमेशा इतने रहते हैं। तो यहाँ जो पृथ्वी का मान है, पृथ्वी के द्रव्यमान, ये नहीं बदलेगा, ये इतना ही रहता हमेशा हर सवाल में। दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें भी यही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ और है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार जो कैपिटल G का मान है ये भी कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, एक सा रहेगा। तो अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण नियम से ये होगा
एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम मतलब वो वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है उसका द्रव्यमान। तो यहाँ कैपिटल जी का मान कितना आएगा? कैपिटल जी का मान होता है 6.67 6.67 गुणित 10⁻11 की घात। फिर इसके बाद कैपिटल एम का मान कितना है? कैपिटल एम का मान 6 गुणित 10⁻24 की घात। और यहाँ पर जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। अच्छा, आर यहाँ क्या लेंगे? तो देखो आर क्या है, आर जो है पृथ्वी के केंद्र से यहाँ से लेके वस्तु तक, वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है तो यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर क्या है? आर है। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उसका मान यहाँ पर रखना है, और पृथ्वी की त्रिज्या होगी 6.4 गुणित 10⁻6 की घात मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर जो ये मान है, 1 मिनट जी, हम यहाँ ये कर लें कि जैसे ये और इन राशियों का गुणा कर लें, 6 का और 6.67 का इनका गुणा अलग कर लें, और यहाँ 10 और 10 की जो घात है इनको अलग सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम 6 का 6.7 में यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये होगा 6 का करते हैं यहाँ गुणा, तो 6 का पहले 7 में गुणा करेंगे, ये हासिल 4 होगी। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। तो 2 यहाँ ये आ जाएगा, जब 6 का 6.67 का इसमें इंटू करेंगे 6 में तो ये कितना हो जाएगा? ये आया 40.02। और यहाँ देखो 10⁻11 की घात है, 10⁻24 की घात है, आधार समान है उनके बीच में गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पे ये -11 की पावर है, प्लस यहाँ 10⁻24 की पावर घात है। तो अब यहाँ प्लस माइनस में ये घट जाएंगे, तो 24 में से 11 घटेंगे तो यहाँ कितनी घात बचेगी? 13 की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10⁻13 की घात ये आ जाएगी। अब नीचे क्या होगा? देखो यहाँ पर 6.4 गुणित 10⁻6 की घात पूरे पर होल स्क्वायर है, तो 6.4 पे भी ये 2 की पावर होगी और 10 पे जो 6 की घात है इस पे भी पावर होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 6.4 तो कितने की पावर हो जाएगी? 2 की, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? 6.4 गुणित 6.4, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 का 4 में करेंगे तो ये 16, 6 लिखेंगे, यहाँ से 1 होगी। 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 4 का 6 में गुणा करने से कितना आएगा? 24, और एक हासिल की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। फिर यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे 4 में तो 6 चौके कितना होगा? 24, हासिल 2 आएगी। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 होगा, और 2 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। तो यहाँ 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9,
8 और 2 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अब देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, कुल कितने अंक बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ इतना। तो यहाँ 6.4 पे जो 2 की पावर है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 40। 1 मिनट, एक 40.96 इंटू, अब 10 पे 6 की घात है, उस पे 2 की घात है, तो घात के ऊपर यदि घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ 10 पे कितने की घात आ जाएगी, 6 दूनी 12, 12 की घात आ जाएगी। अब हम यहाँ ये करेंगे कि यहाँ 40.02 है और 40.96 है, तो 40 दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव तो इनके कैंसिल हो जाएंगे। तो वो जो टोटल संख्या बचेगी यहाँ पर वो होगी यहाँ से 40.02 और यहाँ से बचेगा 40.96, ये बचेगा क्योंकि समान अंक बाद दशमलव थे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ भाग देना पड़ेगा 40.02 में कितने का भाग करना पड़ेगा, 40.96 का। या पहले 2 से काट सकते हैं फिर बाद में भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 40.96 का भाग करेंगे तो यहाँ देखो 40,4002 है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो अब इसमें कितने का गुणा कर दें कि हमें ये राशि जो प्राप्त हो जाए 40,020। तो इसमें लगभग हम कितने का गुणा करें, जैसे 9 का ही गुणा करके देख ले रहे हैं कितना आ रहा है। यहाँ 54 होगा, 5 हासिल आएगी, 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, हासिल 8, 9 का यहाँ 0 में गुणा होगा, ये 86 ही रहेगा, और 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, लगभग 9 बार जाएगा यहाँ। तो ये 9 बार, ठीक है। और भी संख्या आ सकती है लेकिन हम यहाँ इसको एक ही अंक तक ले रहे हैं, दशमलव के एक अंक तक, आगे नहीं कर रहे हैं इसको। और आगे भी किया जा सकता है लेकिन दशमलव के एक अंक ही तक लिया है। तो ये हो जाएगा इसका, इसमें भाग करने से जो राशि आएगी वो कितनी आ रही है, 0.9। और अब यहाँ 10 पे 13 की घात है, 10 पे यहाँ 12 की घात है, तो यदि आधार समान हो उनके बीच भाग हो तो घातें घट जाती हैं। 13 में से 12 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 10। अब जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 9, इसका दशमलव पीछे आ जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा ये लगभग 9 न्यूटन होगा और ये उत्तर लगभग में है। लगभग में इसलिए क्योंकि यहाँ अपन ने भाग पूरा पूरा नहीं दिया है। तो अगर 1 किलोग्राम की जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, जैसा कि यहाँ अपन ने किया है ये, तो उनके बीच में जो गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा, उस गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा, लगभग 9 न्यूटन होगा। अगर यहाँ और आगे के अंकों तक भाग दिया होता तो यहाँ दशमलव के बाद और भी संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ हमने दशमलव के एक अंक तक ही किया है तो वो लगभग 9 न्यूटन है। ठीक है, मतलब यदि आप बुक में उसकी आंसर शीट से मिला है तो हो सकता है कि यहाँ 9 के बाद दशमलव फिर उसके बाद और कोई संख्या दी गई हो, लेकिन हमने यहाँ एक अंक तक ही किया है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।
पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, तो क्या पृथ्वी भी चंद्रमा को आकर्षित करती है? तो देखो, इसका कोई न्यूमेरिकल वैसा गणितीय क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरिकल सैद्धांतिक आंसर देना है कि हाँ, यदि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं तो पृथ्वी भी चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल लगाएगी, उसको आकर्षित करेगी। बस इसका इतना उत्तर होगा। फिर प्रश्न 5वां भी कुछ इसी तरीके से है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो क्या तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की ओर, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित फिर होती क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित नहीं हो पाती। अब जो अगला क्वेश्चन है ये गणितीय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6वां है, तो इसको देखो। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? अब इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तो पहले अपन यही हल करें। एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तो देखो पहले इसी को सॉल्व करें। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो पहले मान लिया कि जो दो वस्तुएं थीं वो एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। तो अभी जैसे इन दोनों के द्रव्यमान समान हैं, इन वस्तुओं के द्रव्यमान अभी कैसे हैं? समान है। ये जो दोनों वस्तुएं हैं इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 जो भी है, अभी जैसा भी है, ठीक है। तो इनके बीच में इस कंडीशन में और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो इस समय इस परिस्थिति में जो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा न्यूटन के नियम के अनुसार वो होगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ये हो जाएगा r²। तो अभी तो ये हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, इनमें से या तो इसको दोगुना कर दिया जाए या इसको दोगुना कर दिया जाए, किसी एक को दोगुना किया जाए, तो हम किसी एक को दोगुना कर दे रहे हैं। तो अब हम m2 को दोगुना कर ले रहे हैं। जैसे दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में जब m1 m2 थे तो इनका फार्मूला ये था, इस समय इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो इतना था, ये F1 या FA ले रहा है इसको। तो पहली कंडीशन तो ये है। अब यदि इनका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो दूसरी स्थिति ये हो जाएगी कि जैसे F2 है ये हो जाएगा कैपिटल G m1 और m2 की जगह हम क्या करेंगे 2m2 कर दें और अपॉन r²। दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दूरी उतनी ही है जितनी पहले थी, उतनी दूरी अभी भी है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड।
तो अब इस कंडीशन में हम समीकरण 1 में 2 का भाग दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, ये हम ले लें कि ये क्या था, F1 था। तो अब आगे ये होगा, अगले पेज पर करते इसको। समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा F1 अपॉन F2। पिछले पेज पर देखना पड़ेगा। F1 बराबर कितना था, ये था कैपिटल G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, और 1 मिनट इसको ऐसा कर लें, अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण 1 था, और समीकरण 2 क्या था, कैपिटल G M1। अब जो M2 था उसको अपन ने क्या कर दिया था, 2M2 कर दिया था, ठीक है, इसको दुगना कर दिया था, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दूरी जितनी पहले थी उतनी ही दूरी बाद में है। तो अब आगे चलकर ये समीकरण हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जो नीचे की संख्या है पलट जाएगी, R स्क्वायर पहुँच जाएगा ऊपर, और ये जो राशि है कैपिटल G M1 इंटू 2M2 ये आ जाएगी नीचे। तो देखो यहाँ R1 वो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, G और G कैंसिल हो जाएंगी, M1 और M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 और M2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, F1 अपॉन F2 बराबर, यहाँ ऊपर से तो कोई संख्या नहीं बची है, मतलब 1 बचा है, और यहाँ से क्या बचा है, ये 2, तो ये हो जाएगा। तो 2 इस तरफ आएगा। अब संख्याओं का पक्षांतरण होगा तो 2 का यहाँ F1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2F1 इज इक्वल टू F2 का यहाँ 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2। मतलब अगर किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो बाद में जो फोर्स लगेगा F2 वो पहले फोर्स का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब वस्तु का द्रव्यमान, किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना किया जाए तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो भी कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ फिर से देखें हम, 1 मिनट रुको जी, इस वस्तु का द्रव्यमान दुगना किया है, बाकी दूरी वही है जो पहले थी, M1 वही है जो पहले था, केवल एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना किया, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन 6वें में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा तिगुनी कर दी जाए। देखो अब इसी में हम ये करें, इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, ये क्वेश्चन 6वें में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा
तिगुनी कर दी जाए। तो एक साथ इसमें दो क्वेश्चन शामिल हो गए, एक बार हमें दुगनी कर कर देखना है और एक बार हमें उसकी 3 गुनी करके देखना है। तो देखो कंडीशन यही है, दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो जो पहली स्थिति में फोर्स उनके बीच में लगेगा वो तो यही रहेगा, लेकिन दूसरी स्थिति में अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि इनके द्रव्यमान चेंज हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, बाकी समीकरण वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान तो वही है m1 m2, लेकिन उनके बीच की दूरी को यदि दुगना कर दिया जाए, जहाँ r था r की जगह क्या कर दिया जाए, 2r² कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2r² हो जाएगा। अब यहाँ भी वही होना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमें भाग करना है, तो अब ये स्थिति हो जाएगी, समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे तो F1/F2 बराबर, समीकरण 1 कितना था, g m1 m2/r², और समीकरण 2 कितना था, कैपिटल G m1 m2/2r²। यहाँ देखें, ये देखो यहाँ ये क्या आया था, 2r² आया था, तो ये इतना रहेगा। अब इसको करें, यहाँ भाग के स्थान पे गुणा होगा, कैपिटल G m1 m2 ये r² जो कि त्यों रहेगा। यहाँ पर भाग के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुणा, यहाँ पर तो भाग के स्थान पर जब गुणा होता है तो नीचे की संख्या पलट जाती है, मतलब जो 2r² है ये अंश जो है इसका ऊपर पहुंच जाएगा, वो इसका हर ऊपर पहुंच जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, कैपिटल G m1 m2। तो अब यहाँ G से G कैंसिल हो जाएंगे, m1 m2 कैंसिल हो जाएंगे, m2 m2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 पे 2 की घात है, मतलब 4r² और यहाँ से ये r² है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं वो जी, तो अब यहाँ पर देखो F1 F2 बराबर, यहाँ से कितना प्राप्त हुआ अपन को, 4/1। तो अब इनको पक्षांतरित करें यदि, तो 1 का यहाँ गुणा होगा तो F1 तो ज्यों के त्यों रहेगा और F2 का यहाँ 4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4F2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें पता कि यहाँ क्या करना है, 1 मिनट क्वेश्चन में देखें, वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना अथवा 3 गुना कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ ये हो जाएगा कि जब हमने इसको दुगना किया है तो 1 मिनट ये हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर और F2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि जो पहले फोर्स था उसका 1/4 बचेगा। यदि उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो शुरुआत में जो उनके बीच में बल लग रहा था अब उसका कितना बचेगा, 1/4 बल उनके बीच में बचेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखें, दुगना अथवा
3 गुना कर दिया जाए, तो अभी तो अपन ने दुगना किया है। अब इस दुगने की जगह अगर तिगुनी इसकी दूरी को कर दिया जाए तब क्या होगा, जहाँ हमने 2r किया था वहाँ हमें 3r करना पड़ेगा। चलो करके देखें इसको। तो यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2r की जगह 3r करना पड़ेगा। बाकी सब इसी के जैसा रहेगा, तो हम 2 की जगह क्या कर रहे हैं, 3 कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने 2 किया था वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 3r करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 3r करेंगे, हम 3 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब जब 3 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 की जगह कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 4 की जगह 9 हो जाएगा, ये 9। तो यहाँ पर भी जहाँ 4 है इसकी जगह कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9। मतलब पहले जो उन दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा था, यदि उनकी बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके जो बल है वो जो पहले बल लग रहा था उसका 9वां हिस्सा बचेगा, बिल्कुल कम फोर्स हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसी के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि यदि उनके द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। देखो पहले अपन ने क्या किया था कि m1 और m2 में से किसी एक को दोगुना किया था। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों को दोगुना कर दिया जाए, तो ये होगा अब क्वेश्चन ये है, इसी के अंतर्गत है क्वेश्चन छठवें का जो तीसरा है, इसी का क्वेश्चन है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। तो देखो पहले जब द्रव्यमान m1 और m2 थे तब तो उनके बीच जो बल लगा था वो इतना था, लेकिन यदि अब m1 की जगह 2m1 कर दिया जाए, m2 की जगह 2m2 कर दिया जाए, तब ये कितना हो जाएगा। बस फार्मूले यही लगने हैं, f1 तो यही रहेगा, लेकिन अब f2 किस कंडीशन में, जहाँ m1 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 2m2, और m2 की जगह क्या करना पड़ेगा, m2। तो यहाँ पर जब द्रव्यमान हमने दुगने कर दिए, m1 की जगह ये क्या हो जाएगा, 2m1, और ये क्या हो जाएगा, 2m2। तो यहाँ जो सूत्र लगा है, m1 की जगह 2m1 और m2 की जगह 2m2, बस इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, ये यहीं पर करेंगे, और ऊपर वाला सूत्र वही रहेगा जो जैसा पहले था, 2m1 इंटू
m2। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि दूरी कम की गई या ज़्यादा, दूरी जितनी थी वो उतनी है। तो जो ये r है, r तो उतनी है जितनी यहाँ थी, r² यहाँ था, r² यहाँ रहेगा। तो दूरी को अब 3 गुना नहीं करना है। अब ये क्या रहेगा, ये जो दूरी है पहले भी r² थी और अब भी r² रहेगी। फिर वही काम करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे। तो अब ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 बराबर कैपिटल G M1 M2 अपॉन r², एक मिनट, r² है ये, अपॉन कैपिटल G। अब यहाँ M1 की जगह ये कितना आया था, 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r², ये इतना था। तो अब यहाँ भाग के स्थान पर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन r², यहाँ गुणा हो जाएगा, r² ऊपर पहुँच जाएगा, और ये जो G 2m1 इंटू 2m2 यहाँ आ जाएगा। तो ये r और r कैंसिल हो जाएंगे, G और G कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये बचेगा M1 M2, और यहाँ 2 और 2 का गुणा होगा तो ये कितना होगा, 4 M1 M2। M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2। तो यहाँ पर अब ये बचेगा 1/4। तो आगे ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 बराबर 1/4। तो 4 यहाँ एक F1 में गुणा होगा और F2 का यहाँ 1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 F1, F2 का 1 में गुणा होगा तो ये F2। मतलब यदि उन दोनों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो उनके बीच जो बल लगेगा वो पहले जो फोर्स लग रहा था F1 उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये पहले M1 और M2 द्रव्यमान थे तो उनके बीच जो बल लगा था वो इतना था। जब उनके द्रव्यमान दुगने कर दिए गए 2m1 और 2m2, तो इस स्थिति में उनके बीच जो बल लगेगा वो इतना था। फिर हमने समीकरण 1 में 2 का भाग किया, समीकरण 1 में 2 का भाग किया तो यहाँ पर हमें ये राशि मिली, Gm1 M2 अपॉन r² अपॉन G इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन r²। यहाँ भाग के स्थान पर गुणा किया तो ये जो नीचे की राशि है ये पलट गई, r² ऊपर पहुँच गया, G 2m1 2m2 ये नीचे आ गया, मतलब अंश की जगह हर हो गया, हर की जगह अंश हो गया। तो यहाँ G और G कैंसिल हो गए, r² कैंसिल हो गए, M1 M2 ये है, और 2 और 2 इनका इंटू हुआ तो 4, और यहाँ से M1 और ये M2 ये आ गया, M1 M2 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना बचा, 1/4। फिर 4 का यहाँ F1 में गुणा हुआ, F2 का 1 में हुआ, तो 4F1 बराबर F2, मतलब जो नया बल उनके बीच में आया वो पहले बल का कितना है, 4 गुना है। तो अभी ये क्वेश्चन 6वें तक अपन ने किए हैं, इसके बाद के क्वेश्चन अब कल करेंगे। आज बस इतना ही।